अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। 8 फरवरी 2024 को हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन। और जैसे कि हम पाकिस्तान के माशी हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस कदर महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, तो हम में से ये चीज़ शायद कोई सोच भी ना सके कि किस कदर अवाम का पैसा इस इलेक्शन में ज़ाया किया गया है। 2024 का ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होने के साथ साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामेबाज इलेक्शन में आपके और मेरे बल्कि पूरी कौम के पैसे पे डाका डाला गया है। और इस इलेक्शन को करवाने के लिए जो इस पे लागत आई है वो है 48 अरब रुपए। दोस्तों, अब बात यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के लिए इस हद तक नहीं सोच सकता कि जिस मुल्क में लोग मारे मारे आटे की लाइन में खड़े हों, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को सारा दिन नौकरी के चक्कर में धक्के खाने पड़ते हों, जहां मजदूर दिहाड़ी की तलाश में शाम को जब घर जाता है तो भी फाके की हालत में सोता है, ऐसे मुल्क में एक ऐसे इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपया खर्च करना कि जिसके नताइज हमें आज से महीनों पहले ही मालूम थे, ये कहाँ की अक्लमंदी और मुल्क और कौम से मोहब्बत हुई। दोस्तों, अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 48 अरब एक्चुअली होता कितना है। ये है जनाब 1 बिलियन, यानी कि 1 अरब, जिसमें हम एक के बाद 9 जीरोस लगाते हैं। और 1 अरब रुपया 100 करोड़ के बराबर होता है। लिहाजा क्या अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48 अरब का मतलब है कि 4,800 करोड़ रुपया। और ये उस इलेक्शन को करवाने के लिए लगाए गए जिसका रिजल्ट पहले से ही सबको मालूम था। दोस्तों, अब हम कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं और इस इलेक्शन का मुवाजना हम पिछले इलेक्शन से करते हैं। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि 2008 के इलेक्शंस की जो फिगर थी वो थी 1.8 बिलियन और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे 81 मिलियन, जो कि तकरीबन 8 करोड़ है। तो 2008 के इलेक्शंस की कॉस्ट पर वोटर बनी 22 रुपए। इसी तरह 2013 के इलेक्शंस का बजट था 4.7 बिलियन और वोटर्स की तादाद थी 86.2 मिलियन। तो कॉस्ट पर वोटर्स बनी 55 रुपए। इसी तरह 2018 के इलेक्शंस का बजट था 21 बिलियन और वोटर्स की तादाद थी 106 मिलियन और इसकी कॉस्ट पर वोटर आई थी 198 रुपए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2024 के इलेक्शंस का टोटल बजट है 48 बिलियन, जो कि है 48 अरब। टोटल वोटर्स हैं 128 मिलियन और कॉस्ट पर वोटर है 375 रुपए, यानी कि एक बंदे पर 375 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारा पैसा कौन भर रहा है? ये आप और मैं भर रहे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे बहुत आराम से और अयाशियों के साथ उड़ाते हैं। और इन सब के बदले में हमें ना रोड्स मिलते हैं, ना हमें स्कूल्स मिलते हैं, ना हमें अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं कि जहां कोई गरीब आदमी अपना आराम से इलाज करवा सके, ना कोई सिक्योरिटी मिलती है और ना ही इस चीज़ की कोई गारंटी होती है कि एक नौजवान पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पे जाएगा या वो बेरोजगारी का शिकार होकर खुदकुशी करेगा। सारी उम्र हम टैक्स देते रहते हैं और इस मुल्क के करता धरता इन पूरे टैक्सेस के पैसों को इतने बुरी तरह से ज़ाया करते हैं। दोस्तों, अब हम इन सब की मोटी मोटी कैलकुलेशंस करें तो ये जो 4,800 करोड़ रुपए की रकम है जो इस इलेक्शन के एक दिन को करवाने के लिए लगाई जा रही है, इसमें हम 24 हाईटेक यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, 96 नए कॉलेजेस खोल सकते हैं, या फिर इतनी रकम से बच्चों के लिए 480 मॉडर्न स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि ये 48 अरब रुपया जेन्युइन इलेक्शन में यूज हो रहा होता तो हमें कोई दुख ना होता, लेकिन ये बात तो पूरी कौम जानती है कि इस इलेक्शन में किस तरह का तमाशा लगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्शन किसी भी जमहूरी मुल्क का आवाम को अपने पसंद की हुकूमत चुनने का एक बहुत अहम तरीक़ेकार है और इस चीज़ पे अगर सही तरह से पैसा खर्च किया जाए तो शायद हमें इतना दुख ना हो। और ये 2024 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जिसका इंतज़ार कौम पिछले 2 सालों से कर रही है, क्योंकि इससे पिछली हुकूमत जो कि पीटीआई की थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनकी गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होने से पहले उन्हें हुकूमत से उतार दिया गया। और इस दौरान हमने मुल्क में इतने उतार चढ़ाव देखे, हुकूमतों की रदल बदल देखी, सियासतदानों के ज़मीर बिकते देखे और एक से बढ़ के एक ऐसे वाक़यात जिसमें जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखने को मिली। बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश साफ़ी, करप्ट तरीन सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की मनमानी के साथ मुल्क में गुजरा हर एक दिन बहुत तवील महसूस हुआ। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि इन इलेक्शंस के नताइज पहले से ही डिसाइडेड थे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जीतने वाले की अगर ऊपर बात हो चुकी हो
तो वो इस मुल्क का जितना बड़ा मुजरिम हो तो वो ही पाकिस्तान का हुक्मरान बनता है। दोस्तों, अब हम इस इलेक्शन की बात करें और अपने मुल्क के निज़ाम पर ज़रा नज़र डालें तो हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे मुल्क के इस निज़ाम से मुतमईन हो। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। और इसी तरह इस इलेक्शन में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम मुल्की सियासी जमातों, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ है। और आपके हालात के मुताबिक ये सब लोग और ये करप्ट निज़ाम एक ऐसी पार्टी को और ऐसे शख्स को ना हटा सके जिस शख्स ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, जिस शख्स ने अपनी आवाम को शऊर दिया कि वो अब भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हैं और उनकी हैसियत गुलामों जैसी है। इस शख्स ने गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वालों, चाय बेचने वालों से लेकर एक अमीर तरीन ताजिर तक ये शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कोई कमी नहीं, बल्कि ये अशराफियाँ हैं जो कि पूरे मुल्क का 1% होकर भी हमारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा रहे हैं और अपनी जायदादें बैरून मुल्क बना रहे हैं। यही वजह है कि हर वो सियासतदान जो इस मुल्क पे हुकूमत करता है, जब तक वो हुकूमत में होता है वो इस मुल्क में रहता है, और जैसे ही हुकूमत से उतरता है वो ये मुल्क छोड़कर फौरन से दूसरे मुल्क चला जाता है कि जिनकी औलादे बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर, बस वो सियासत करने पाकिस्तान आते हैं ताकि वो हमारे मुल्क को मजीद लूट सकें। वो कहता है कि हर पाकिस्तानी की जान की अहमियत उतनी ही अहम है जिस तरह एक अमेरिकन शहरी की होती है, और वो इसी बात पर अमेरिका को ड्रोन हमले करने की इजाज़त नहीं देता और उनके मुंह पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर आ जाता है। और वो कहता है कि मैं ताकतवर को भी इस निज़ाम के नीचे लाऊंगा जिस तरह एक गरीब को गुजरना पड़ता है। मेरे मुल्क का कोई भी शख्स भूखा ना सोए, मेरे मुल्क का कोई गरीब बीमार इलाज से महरूम ना रहे, और इन सब से बढ़कर वो दुनिया के सबसे बड़े सियासी स्टेज पर जाकर कहता है कि माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन रिसालत के लिए आवाज़ बुलंद करता है। पर दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब संगीन जुर्म की इस शख्स को ऐसी सज़ा दी गई है कि ये शख्स आज अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद है। दोस्तों, किसी भी इंसान की इज्जत और जिल्लत का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, और अगर मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ूं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यकीनन आप लोगों के जहन में इमरान खान का नाम आता होगा। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह के कलाम ने एक शख्स को इतनी इज्जत दे दी कि वो उसकी आयत से पहचाना जाए, तो यकीनन अल्लाह पाक ने उसे किसी बड़े काम के लिए चुना है। और इमरान खान की शोहरत और आवाम को इस पर एतमाद की वजह यह भी है कि ये शुरू से ही ये कहता आया है कि वो इस पूरे निज़ाम को ही गलत और करप्ट बोलता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा किसी और ने इतनी हुकूमत नहीं करी, और ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो इस निज़ाम की करप्शन के बारे में बात ही नहीं करते। और इमरान खान ने अपनी पार्टी की बुनियाद ही इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कैंपेन करके की थी, और वो आज भी इस बात पर कायम है, और ये मुमकिन ही नहीं कि वो इन दोनों पार्टियों के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाए। और अगर वो ऐसा ना करें तो इनका अपना ही वोटर इनसे बदतन होकर कहेगा कि अगर यही सब कुछ करना था तो पीडीएम की हुकूमत ही काफ़ी थी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि इलेक्शन के हालात से तो आप बखूब ही वाकिफ होंगे कि किस तरह मीडिया और सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में आवाम के वोटों पर भी डाका डाला जा रहा है और इलेक्शन के नताइज लेट किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बदल सकें। अब बात यह है कि हमारा इतना पैसा इस इलेक्शन पे लगाने के बावजूद भी नताइज आवाम के हक में ना हो तो ऐसे इलेक्शंस का क्या फ़ायदा, जबकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये इतना एडवांस दौर है कि जहां यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ भी इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यूज़ की जाती है, जिसमें आवाम डिजिटल मशीन में अपना अंगूठा लगाकर वोट कास्ट करती है, जिस सिस्टम के तहत धांधली की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन अब बात यह है कि ऐसे सिस्टम अगर पाकिस्तान में ले आएं तो इस तरह रातों रात नताइज कैसे बदले जाएं कि जिन लोगों को हमारी ही अदालतों ने सदा याफ्ता करार दिया और वो ताहयात इलेक्शन लड़ने से नाअहल हुए, रातों रात उन्हें बुलाकर इलेक्शन लड़वाए गए, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली मुखालिफ पार्टी से उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया जाए और उनके लीडर को जेल में डाल दिया जाए। उसके बावजूद भी उस पार्टी का इस हद तक इस इलेक्शन में असरअंदाज होना कि इलेक्शन के नताइज मुसलसल ताखीर का शिकार हुए, और इस पार्टी को इस इलेक्शन में इतने वोट मिलना इस चीज़ की गारंटी है
کہ اس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگ جاہل نہیں جو کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دیتے ہیں اور انہیں صرف اپنے ہی پارٹی کے نشان کا پتہ ہوتا ہے جو دہائیوں سے ہی ان کی پارٹی کا ایک مخصوص نشان ہے۔ لیکن یہ عوام کا شعور ہی ہے جو پارٹی کے انتخابی نشان کو بدلنے کے باوجود بھی ہر ایک ووٹر کو یہ پتا تھا کہ اس نے کہاں تھپا لگانا ہے، اور اس کے برعکس مخالفین یہی وجہ ہے کہ اپنی عوام کو شعور دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اسی طرح اگر پوری قوم کو شعور آ جائے تو یہ کرپٹ سیاستدان بھوکے نہ مر جائیں۔ دوستو، اب ہمارے ملک کو یہ ضرورت ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ہمیں مل کر اپنے ملک کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے اور حق اور باطل کی پہچان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پچھلے سیاستدان اتنے اچھے ہوتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور اس میں اسلام کا نظام قائم فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔